जम के कर रहे होंगे। जी हाँ, एग्जाम आने में ही है। अभी भी कई स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है और ये चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, कैंसिल होगा। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, फॉरगेट अबाउट। आज हम लोग पढ़ने आए और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीखना है। एग्जाम आप हमारा कभी भी लो, हम रेडी हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स द स्पिरिट ऑफ एवरी स्टूडेंट। एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज है अमेंडमेंट के लिए। जी, आपके JIGL के अंदर और ओल्ड सिलेबस CS एग्जीक्यूटिव ECL के अंदर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1996 के अंदर एक जबरदस्त अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि कंट्री के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस एक्ट को चेंज और इसमें अमेंडमेंट्स की। याद रखिएगा, मैं इस एक्ट के अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। जैसा कि हमने पहले भी हमारी लाइव सेशन की क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, 1996 आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट, इसमें हमने 2015 के अमेंडमेंट्स को भी कवर किया था। जिस 2015 की बात करने वाला हूं, मैं उससे पहले थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दूं जिन्होंने इस एक्ट को नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी नॉलेज के लिए बता दूं। दरअसल आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1986 ये बेसिकली एक कंसोलिडेटेड और एक अमेंडमेंट एक्ट है। जी, कंसोलिडेटेड एंड अमेंडमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस एक्ट ने बात करनी है आप लोगों से इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स की। अब माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर पहले तो हमें यही बता दीजिएगा कि आर्बिट्रेशन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए, आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या है। आर्बिट्रेशन में एक डिस्प्यूट पार्टीज के बीच एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है। पार्टी के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है वो दरअसल यहां बात ये कह रहे हैं जो सेक्शन 9 से गवर्न हो रहा है। दरअसल सेक्शन 9 इस एक्ट का ये बताता है कि कौन कौन से मैटर जिनमें डिस्प्यूट अराइज हुआ है जिससे आर्बिट्रेशन को रेफर किया जा सकता है और कौन कौन से मैटर्स है जिनको रेफर नहीं किया सकता। सो वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आर्बिट्रेशन बेसिकली है क्या चीज। आर्बिट्रेशन में पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर उनके कहीं राइट्स की या किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो वो पार्टीज एक एग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट में किसी क्लॉज को डालकर, क्लॉज कौन सा क्लॉज डालेंगे, आर्बिट्रेशन का क्लॉज। तो दो बातें होने वाली है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या तो पार्टीज आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज एग्रीमेंट में ही, कौन सा एग्रीमेंट सर, जो एग्रीमेंट उन दोनों ने किया होगा पार्टीज ने, किसी जैसे पार्टनरशिप, इंश्योरेंस, बैंकिंग नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, IPR, प्रोडक्ट लायबिलिटीज, सिविल और क्वासी सिविल नेचर के जो मैटर्स है, याद रखिएगा वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं। अब डिस्प्यूट का मतलब होगा जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रही है, जब दूसरे पार्टी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। भाई मेरा हक बनता था कि मेरे को इतना हिस्सा दिया जाए, लेकिन आपने वो दिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो वो पार्टी का जो सिविल मैटर है, अब वो सिविल मैटर ध्यान सुनना, अगर वो सिविल मैटर कोर्ट जाएगा, सिविल कोर्ट, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सबसे बड़ी बात यहां ये हो जाएगी, कोर्ट में पहले इतने केस पेंडिंग है, ऊपर से अगर सोच के देखेगा एक जो बिजनेस लेकर का ट्रांजेक्शन है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, अगर वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट हम सिविल कोर्ट लेके जाएंगे, तो सोच के देखने वाली बात है क्या हम इस कंट्री में अच्छी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर पाएंगे? क्या ये बिजनेस के क्या स्मूथनिंग फंक्शन हो पाएगा बिजनेस का? जी नहीं, जी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट में लिटिगेशंस होती हैं, वो पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती हैं। क्यों कमजोर कर देती हैं? समझिएगा, एक इंसान को आज हियरिंग डेट मिला है, फिर हियरिंग डेट मिलेगा, जजमेंट पता नहीं कब आएगा। जब जजमेंट आएगा, अरे सिंपल सा बात है, जजमेंट अगर जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। तो यहां एक कंसेप्ट को देखा गया कि ठीक है, जो सिविल नेचर के मैटर्स है, सारे सिविल नहीं, ठीक है, सारे सिविल नहीं, मैं आपको यही कह रहता हूं, सिविल नेचर के सारे सिविल नेचर नहीं, कुछ को छोड़ के, जो कि मैं बताऊंगा आपको, तो कुछ मैटर ऐसे जो कि डिस्प्यूट, जहां पार्टी से भी डिस्प्यूट हो गया, तो आर्बिट्रेशन का मीनिंग होता है रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन, देखो रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट किसके बीच होता है? बिटवीन द पार्टीज। किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? फॉर डिटर्मिनेशन, फॉर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैसे होगी कि भैया किसका राइट क्या बनता है? फॉर डिटर्मिनेशन बाय हियरिंग द बोथ पार्टीज, बाय हियरिंग द बोथ पार्टीज। कौन हियर करेगा? आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेशन करेगा। सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा सुनिए, बहुत बड़ा फायदा है, क्विक डिसीजन सामने आएगा, क्विक डिसीजन होगा। आप सोच के देखिएगा, एक छोटा सा इंसान एक बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, ठीक है,
उसका कैपिटल बिजनेस लगा हुआ है, उसने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है और दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब वो कार सिविल कोर्ट जाए अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो सोचने वाला बात है वो बेचारा कोर्ट के चक्कर लगाएगा या अपना बिजनेस को देखेगा और कब तक वेट करेगा जजमेंट का। इट्स बेटर कि यहां कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि दोनों पार्टीज के राइट डिटरमाइन हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहे हैं, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट। बेसिकली क्या होता है arbitration मतलब रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। किसको दे रहे हैं? फॉर डिटर्मिनेशन बाय हियरिंग द बोथ पार्टीज बाय द आर्बिट्रेटर, एंड आर्बिट्रेटर इज द पर्सन हु इज कंप्लीटली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना भाई तेरे फेवर में बोलूंगा ना तेरे फेवर में बोलूंगा, सिंपल। तो आर्बिट्रेशन का मतलब मैं समझाना इसलिए आपको ताकि आगे की बात हम कर सके। दूसरी बात, आर्बिट्रेशन का मैं थोड़ी सी बात बताता हूं क्यों बेनिफिट है। तो आपको मिलेगा क्विक डिसीजन, जैसा मैंने बताया कोर्ट में ये लेंथी प्रोसेस है। दूसरा जो कि एक खास बात है यहां मिनिमम लीगल टेक्निकलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज कम है। भैया एविडेंस के लिए लेंथी प्रोसेस फॉलो करना है, समनिंग करना है, यूजिंग करना है, ये सबके सब इतना लेंथी प्रोसेस होता है जो कि सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड आपको फॉलो करना पड़ता है, कोर्ट को करना पड़ता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आर्बिट्रेशन के साथ आप अपनी जगह डिसाइड कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन कहां होगा, वेन्यू जहां आर्बिट्रेशन करवाना चाहते हैं, लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोड में नहीं मिलती है, तो फ्लेक्सिबल है, इसकी जो प्रोसीडिंग्स होगी फ्लेक्सिबल है। क्लियर? फोर्थ अगर बात इसमें ऑब्जर्व करें, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एज कंपेयर कोर्ट कॉस्ट कम आता है, तो आर्बिट्रेशन बेसिकली लोग इसीलिए रेफर करते हैं। लेकिन अब आप यहां सुनिए ध्यान से, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 जब पास हुआ था, आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन एक्ट 1996 जब पास हुआ था, तो उसका पर्पस था कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, जो लॉ रिलेट करा किसे, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। अब हो सकता है फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया होगा, सर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से बात याद रखिएगा। एक पार्टी इंडिया में, एक पार्टी आउटसाइड इंडिया है, या एक कंपनी इंडिया में है और दूसरी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, इनके बीच कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ और वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हो गया डिस्प्यूट, तो इसे बोल रहे हैं अपन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अमेंडमेंट का आरोप सीधा आपके पास, ठीक है, क्लियर है काम। तो अब यहां ये एक्ट बना 1986 का, लेकिन बाद में नीड अराइज हुई तो एक हमने अमेंडमेंट एक्ट पास किया। याद देखिएगा, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट पास हुआ, कौन सा, आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट अमेंडमेंट 2015, आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें तीन बातों को कंसीडर करके नए अमेंडमेंट डाले गए थे। क्या, ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट बता रहा हूं। पहला क्या किया गया था, अमेंडमेंट पहला एग्रीड किया गया था कि जो प्रोसीडिंग जो हम बात करें आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होगा ना, इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये यहां पे ध्यान देगा, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम मिनिमाइज कीजिएगा कॉस्ट, ठीक है। दूसरी बात इसमें ऑप्शन गई, स्पीडी डिस्पोज ऑफ द मैटर। क्या, स्पीडी डिस्पोज ऑफ द डिस्प्यूट, जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, टाइम टू टाइम खत्म किया जाएगा। और आपको मजे की बता दूं, अगर टाइम नहीं खत्म नहीं होगा ना तो आर्बिट्रेशन का फीस हम काटना शुरू कर देंगे 5%। ये पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वहां कोर्ट जो ऑब्जर्व किया गया था 2015 के अमेंडमेंट में कि मिनिमाइज कीजिएगा कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन कम होनी चाहिए, तभी तो स्पीडी डिस्पोजल होंगे मैटर, सिंपल है। तो कुछ पावर जो डेलीगेट कर दी गई थी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल्स को। लेकिन अब क्वेश्चन आया होता है कि सर अब हमारे साथ ये जाति क्यों की जा रही है, क्यों हमें 2019 अमेंडमेंट पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं उसका पर्पस क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी। हाई लेवल कमेटी का यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जर्नली ऑब्जर्व किया गया। क्या देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कमेटी के बारे में। बी.एन. श्री कृष्णा, जी हाँ, बी.एन. श्री कृष्णा जो हैं ये इस कमेटी के चेयरमैन बने। और जो बी.एन. श्री कृष्णा जी हैं ये फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस कमेटी ने ये कंसीडर किया कि जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है इसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का मतलब जो पार्टी जो डिस्प्यूट होती हैं वो बेसिकली रेफर करती है एड हॉक आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। क्या सर, हाँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को रेफर करती हैं। उनका जो फोकस है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से कम होता जा रहा है। तो यहां इस कमेटी का जो पर्पस था वो पर्पस ये है कि कैसे प्रमोट किया जाए आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को। इसके लिए इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया और यही सेक्शन 11 के अंदर एक अमेंडमेंट डाली पहली।
जी हाँ, सेक्शन 11 आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वही का वही है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। जी आप जानते हैं आर्बिट्रेटर के बारे में बात करने वाला हूं। पहला अमेंडमेंट पकड़ लीजिए फटाक से जो आपके सामने आ रहा है। जी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के अंदर आपने बात सुनी होगी ध्यान से कि जो आर्बिट्रेटर होता है वो किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि भैया वो इंडियन ही होना चाहिए, आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है। पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड टू अपॉइंट, पार्टी किस बात के लिए फ्री कर रही है, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड और डिटरमाइन द प्रोसीजर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। पार्टी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है कौन कौन हम आर्बिट्रेटर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन सपोज इफ पार्टी इज नॉट एग्री टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर, इन दैट केस ईच पार्टी विल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर। दोनों पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता था, याद आ रहा है वही का भी प्रोसीजर है। अब क्या होगा इसके अंदर, दोनों पार्टी ने अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, देन वो जो दोनों आर्बिट्रेटर ने दे विल अपॉइंट थर्ड आर्बिट्रेटर, वो थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन क्या होता था जब पहले, ध्यान से सुनना, दोनों पार्टी में से अगर एक पार्टी ने विद इन पीरियड 30 डेज अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, या दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर ने थर्ड आर्बिट्रेटर को विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज अपॉइंट नहीं किया, तो आप जाते थे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, याद है। अब यहां क्या चेंज आया, सेक्शन 11 सेक्शन सब सेक्शन 3 इंसर्ट करा और ये बात यहां पर जोरदार तरीके से कह दी गई है। क्या कह दी गई है, सुनिए कि अब यहां पर जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने ये पावर दी। क्या रखेगा, ये पावर डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, यहां डेजिग्नेशन दी। ध्यान से सुनिएगा, गलती होती है इंटरप्रिटेशन में, मैं आपसे कह रहा हूं यहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने डेजिग्नेशन दिया किसको, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को। ये डेजिग्नेशन दिया है कि अब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, या दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करेगा। तो सर कैसे पता लगेगा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। इन केस ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हम सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डेजिग्नेट किया है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, वो अपॉइंट करेगा। अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का, तो हाई कोर्ट ने जिसको डेजिग्नेट किया हुआ है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, वो अपॉइंट करेगा। पहला बात क्लियर एकदम, यहां मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रोल हमने कम कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोग क्या करेगा, हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेगा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, क्लियर एकदम। अच्छा दूसरा बात सुनिएगा फटाक से, इस केस में यहां आपको बात समझ में आया, अब आप सुनिए आगे फर्दर क्या कह रहा है कि अगर हम यहां एक बात और समझ लेते हैं, जो ये अपॉइंटमेंट हो रही है, ये अपॉइंटमेंट के लिए बात मैं आपको थोड़ा और समझा दूं कि जो जिस थर्ड आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट हो गई यहां पर, सब कुछ वही है, बदलाव कुछ नहीं है। यहां एक चीज हम ऐड कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जितने भी यहां पर जो सेक्शन, आप जैसे एग्जाम्पल आपको याद दिलाते हैं, सेक्शन 23 हम पढ़े थे, सेक्शन 23 जिसमें हम पढ़े थे सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस। क्या सर, हाँ जी वापस बताते हैं, सबमिशन ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस। इसके लिए ये स्पेसिफिकली कह दिया गया है कि सबमिशन ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जी क्या जी, अभी किसी ने अगर नहीं पढ़ा है पहले तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, ठीक है। मेरा पर्पस इस सीरीज के अंदर अमेंडमेंट को याद दिलाने का है, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, दरअसल स्टेटमेंट और कह रहे हैं ना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड सबमिट, समझो आप स्टेटमेंट जो है ना वो क्लेम एंड डिफेंसेस के हैं, इसे कंप्लीट करने का टाइम 6 मंथ्स है। अब क्या कह रहे हैं, किस चीज के स्टेटमेंट, भाई क्लेमेंट तू क्या क्लेम मांगता है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर। डिफेंस क्या डिफेंस कर रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। तो ये जो बेसिकली यहां पर मैं क्लेम में डिमांड करना और सबमिशन ऑफ डिफेंसेस फ्रॉम द डिफेंडेंट, ये जो है ये 6 मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए। 6 मंथ कब से कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नोटिस रिसीव्ड इन राइटिंग बाय द आर्बिट्रेटर। मतलब सर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसने अपना नोटिस इन राइटिंग रिसीव कर लिया अपॉइंटमेंट का, उसका अपॉइंटमेंट से 6 महीना के अंदर अंदर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एकदम याद रहेगा, सिंपल है। अच्छा इससे पहला वाला बात में हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ, तो सर ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन कौन है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने इसे पहले नहीं पढ़ा है, हो सकता है उनको इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन, तो उनको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ बीच में बता रहा हूँ कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना, सुनिए ध्यान से, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन आपने नाम सुना होगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैसा, हाँ, जो ट्रेड एसोसिएशन होती हैं
लाइक मैं जैसे बोला कि कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, या आपको मोस्ट फेमस अगर बताएं तो इंडियन आपका काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, या फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फेमस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस है। ये इंस्टीट्यूशंस जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द पार्टीज, उसको उनके बीच के डिफरेंसेस को डिटरमाइन करती हैं। बट जैसा मैंने बताया, द मोस्ट पॉपुलरिटी ऑफ एड हॉक आर्बिट्रेशन, इन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन पे फोकस कम किया जा रहा है, इसलिए यहां पर अमेंडमेंट करके ये बोला गया कि इनकी तरफ फोकस शिफ्ट करेंगे, मतलब इनको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने का तरीका क्या हुआ कि अब इनको डेजिग्नेट किया गया है, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को डेजिग्नेट किया गया है कि आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट अगर पार्टी नहीं कर पाएगा या दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर नहीं कर पाएंगे तो फिर यहां जाओ, इनके थ्रू अपॉइंटेड होगा। सिंपल एकदम। अच्छा सर, अब आपने टीचर बोला एड हॉक आर्बिट्रेशन। डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, एड हॉक आर्बिट्रेशन का मतलब ये समझ लो, जब पार्टीज अपने मर्जी से डिसाइड करती हैं किसकी अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर की, प्रोसीजर को खुद डिसाइड करते हैं विद द एग्रीमेंट, विदाउट टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यही तो हुआ कि ज्यादातर पार्टीज जो होती हैं, और वही देखा गया इंडिया में, एड ऑफ आर्बिट्रेशन रेफर करती हैं या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को रेफर करती हैं। इंडियन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कंसेप्ट कम होने लगा। एग्जांपल बता रहे हैं आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो यहां अब इन्हें डेजिग्नेट क्या दिया गया है, ठीक है। डेजिग्नेट करने के बाद में आप ध्यान सुनते रहिएगा। डेजिग्नेट करने का मतलब अब जो यहां जो मैं आपको बता दूं, एक नया पार्ट इस एक्ट में ऐड किया गया, पार्ट फर्स्ट ए। पार्ट फर्स्ट ए जो है वो बात करने वाला है इंडियन काउंसिल्स की। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन का बेसिकली पर्पस है ग्रेडिंग करना। जो आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉलो करते हुए आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड देने का काम करेगी अब काउंसिल्स। जी हाँ, इंडियन, जी हाँ, आर्बिट्रेशन के लिए अब यहां पर एक काउंसिल का रोल ऐड कर दिया गया है। इस काउंसिल के रोल खास ये है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी इसको, प्लस याद रखिएगा ये ग्रेडिंग देगी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को। सर मान लीजिएगा किसी स्टेट में आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है और कहीं पर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इन दैट केस क्या किया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। उस कंसर्न स्टेट का जो कि हाई कोर्ट होंगी, उनके चीफ जस्टिस, जी हाँ, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उस कंसर्न स्टेट के, वो एक पैनल बनाएंगे आर्बिट्रेटर्स का, और वो आर्बिट्रेटर्स का जो पैनल होगा, आर्बिट्रेशन का जो पैनल होगा, वो पैनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का ड्यूटी और फंक्शन परफॉर्म करेगा अनलेस अंटिल, जब तक कि वहां एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। बात सिंपल एकदम। तो डेजिग्नेट करने वाला पावर उस पैनल को दे देंगे। क्लियर एकदम। अच्छा, इसके अलावा छोटी सी बात और ऐड कर देते हैं। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स बता रहा हूँ सीरीज के अंदर, छोटे हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा तो क्या बताएंगे, पहली बार पढ़ रहे तो पूरा फिर भी हम इंटरप्रेट करें ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बात यहाँ पे और ऐड होगी, ध्यान सुन लीजिएगा। सुनिए क्या होता है। अब एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन मान लीजिएगा, एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन जहां पर दोनों पार्टीज डिफरेंट नेशनलिटीज की हैं। क्या कह रहे हैं हम, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर दोनों पार्टी डिफरेंट नेशनलिटीज की हैं, अलग अलग नेशनलिटीज की हैं, तो यहां पर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा वो किसी और नेशनलिटी का अपॉइंट करेगा। ये हम सिंपल सा बात ऐड कर रहे हैं आपको, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं आपको छोटी सी बात और ऐड कर दूं आपकी नॉलेज के लिए, तो हाँ, एक बात और ऐड किया गया है कि भाई जो आर्बिट्रेटर है, ये जो पार्टीज हैं, ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये प्रोसीडिंग्स की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखेंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब भी कोई भी सिविल कोर्ट में मैटर जाता है, ना चाहते हुए भी एक एडवर्स पब्लिसिटी हो जाती है। आर्बिट्रेशन कराने का पर्पस भी हमारा क्या था, आर्बिट्रेशन कराने का जो पर्पस है वो यही है कि भैया एडवर्स पब्लिसिटी से बचे। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन एक अच्छा ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग सिविल कोर्ट्स। अब मैं आपको यहां जब ये बात बता रहा हूं, साथ के साथ थोड़ी सी जानकारी ये भी डालना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है बीच में बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आप लोगों को इस तरह की मैटर गया कौन सा। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1986 के अंदर सेक्शन 9 ने एक बात बोल रखा है, कौन सा मैटर बता सुन लीजिएगा। जनरली एग्जाम्पल बता रहे हैं, जितना सिविल और क्वासी सिविल नेचर का मैटर है पूछा सकता है, उसमें एग्जाम्पल समझाते हैं। आप देखो से बताओ, प्रोटेक्ट लायबिलिटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, पार्टनरशिप, आईपीआर, ये जो मैटर्स हैं जब मैं बता रहा हूं, या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है,
पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं, ये मैटर्स रेफर हो सकते हैं। पर्सनल राइट्स की बात हो जाए, प्राइवेट राइट्स की बात हो जाए, ऐसे मैटर्स आप कहां किसके थ्रू कर सकते हो डिटरमाइन? आर्बिट्रेशन के थ्रू। लेकिन यही एक्ट कहता है जो क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो कितना भी क्रिमिनल नेचर का मैटर्स है ना, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू डिसाइड नहीं होगा। या कोई मैट्रिमोनियल मैटर है, मैट्रिमोनियल मैटर नहीं होगा सर। टेस्टामेंट्री भी नहीं होगा सर। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, ये भी नहीं होंगे। ऐसे मैटर्स किसके थ्रू? आर्बिट्रेशन के थ्रू डिटरमाइन नहीं होंगे। ये मैंने जानकारी बीच में ऐड करी है बताने की, ठीक है? इसमें कोई अमेंडमेंट का बात नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐड किया है लोगों नॉलेज के लिए। ऑलराइट ये स्टूडेंट्स। सो अभी यहां और हम अगर एक बात ऐड करते हैं, जी हाँ, एक बात और आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर दो फटाक से, कि जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है, जो कि किसके थ्रू हो रहा है? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जहां पर जो है, मैंने एग्जांपल दिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो जैसे ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं। अब उस ट्रेड एसोसिएशंस के पास में अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे मैंने बताया आपको, डेजिग्नेटेड है, तो वो उनके थ्रू भी मैटर्स को क्या कर सकते हैं? डिस्प्यूट्स को वो अपना प्रोसीजर प्लस आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करके डिस्प्यूट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, यहां अगर जो पावर डेजिग्नेट की गई है, किसको दी गई है? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को ना। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस अब क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा। अब जो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, कौन सा सिचुएशन है? जैसे सिचुएशन ऐसा आ गया सेक्शन 11 वाला, जहां पर अपॉइंटमेंट पार्टी नहीं कर पाए, तो अब क्या होगा? ये अपॉइंट करेगा, ठीक है? इसको पार्टी लोग रिक्वेस्ट करेंगे और इनको 30 डेज के अंदर ये अपॉइंटमेंट कर देनी है। क्लियर है? 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। सर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, हाँ जी, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो भी फीस होगी, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो भी फीस होगी एज पर शेड्यूल 4 आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन डिसाइड करके बताएंगे जी। क्लियर एकदम? तो जो कुछ छोटे इसके इस पार्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स थे, वो मैंने आपको भी बोले हैं। मैंने इससे बता दिया आपको पहले भी। 15 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है उसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, स्पीडी डिस्पोज ऑफ किया जाए डिस्प्यूट्स को, या कोर्ट की जो इंटरवेंशन उसे मिनिमाइज किया जाए। 2019 का जो मेन पर्पस है बनाने का, वो यही था कि प्रमोट किया जाए किसको? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को। ऑलराइट, प्लस आर्बिट्रेशन को जो ग्रेड देगी, वो ग्रेड देगी काउंसिल। तो जो नया पार्ट, इसका पार्ट फर्स्ट ए जो मैं बता रहा हूं नया ऐड हुआ है, वो नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। जम के तैयार रहिएगा। एक सीरीज करते उसको, जिससे नेक्स्ट सीरीज करते उसको कंप्लीटली बता देंगे। एग्जाम या अभी हम बोले हैं कि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा जी, सिंपल सी बात है, नए अमेंडमेंट्स हैं, आईसीआई बिल्कुल पूछ सकता है। सो और वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, फिर कह रहे हैं आपको ये एग्जाम पर फोकस कीजिए। एग्जाम होने नहीं होने इन चीजों को छोड़ दीजिए, एग्जाम पे फोकस कीजिएगा। हमें पढ़ना है, दैट्स इट। एग्जाम आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इंस्टेड ऑफ paying your attention towards this kind of messages, just simply focus on the study. Alright, enjoy कीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज अमेंडमेंट की जल्दी ला रहा हूं। टेक केयर, गुड बाय।